हेलो एवरीवन, कैसे सही बच्चा है। होप सही बच्चे एकदम मस्त होंगे। तो बच्चे, मैं आज आपके साथ पूरा का पूरा रिग्रेस लेवल पर AS12 डिस्कस करूंगा। पहले मैं AS12 के सारे प्रोविजंस आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड देन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सारे के सारे इलस्ट्रेशंस जो हमारे मॉड्यूल में है वो मैं सारे के सारे सॉल्व करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक आप बने रहिएगा बच्चे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको AS12 की एक एक एग्जाम रिलेवेंट जो भी डिटेल चाहिए वो आपके पास अवेलेबल होगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं, पहले मैं आप बच्चों के साथ ना जो भी थ्योरेटिकल प्रोविजंस है और सारे AS12 के प्रोविजंस है पहले मैं वो कर रहा हूं। तो सर AS12 हमारा किसके ऊपर है सर? इट इज ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके। तो सर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो AS12 में और एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आने की उम्मीद है बच्चों। ठीक है। और इससे अगर मैं बोलूं काफी कंटेंट है जो प्रैक्टिकल का बन सकता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सर वैसे गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है बच्चे? इट कैन बी अ कैश असिस्टेंस और अ काइंड असिस्टेंस। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, गवर्नमेंट जो भी हेल्प कर सके कॉरपोरेट्स की, किसी भी इंसान की, तो उसको ग्रांट बोल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है जी? इट इज अ कैश असिस्टेंस और काइंड असिस्टेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस एंड ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, जिसमें कंडीशंस कॉर्पोरेट्स को फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी कैश दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फ्री में कि आप इधर बिजनेस करो, वट एवर बी द रीजन, तो बेसिकली इस कैश को क्या बोला जा रहा है बच्चे? ग्रांट बोला जा रहा है। ठीक है सर। सर ये स्टैंडर्ड क्या बताएगा? इस ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे होगी वो बताना है बच्चे। बट मैं अकाउंटिंग पे जाने से पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कि सर हमें ग्रांट को रिकॉग्नाइज कब करना है? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बच्चों रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री डालना। तो हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कब करें? तो क्या लिखा हुआ है देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज करो अगर नीचे की दो कंडीशन है, अगर वो फुलफिल हो जाएंगी, दैट एंटरप्राइज विल कंप्लाई ऑल द कंडीशंस। जो ग्रांट होता है ना बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट देते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस अटैच होती हैं कि आपको इतने लोगों को हायर करना पड़ेगा उसी एरिया के, 50% पुअर कैटेगरी होनी चाहिए, आप जो भी बना रहे हैं वो इस सेगमेंट को जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो अगर एक कंपनी को लग रहा है दैट वी विल कंप्लाई ऑल द कंडीशंस, और दूसरी बात एंड लिखा है ध्यान रखिएगा, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है बच्चे? दैट यू विल कंप्लाई ऑल द कंडीशन, एंड सेकंड इज ग्रांट विल बी रिसीव्ड। आपको ये डाउट नहीं आ रहा पता नहीं सरकार ग्रांट देगी या नहीं देगी। कहने का मतलब ये है व्हेन टू रिकॉग्नाइज। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई कब रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब MCQ लेवल पर भी आ सकता है। सो व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट वी विल कंप्लाई ऑल द कंडीशन एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड, तो आप ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर मुझे ग्रांट मिल गया, गवर्नमेंट ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, बट मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं कंडीशंस फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ग्रांट को रिकॉर्ड मत करिए, मत करिए, मत करिए। यही लिखा है, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट मतलब बैंक में ग्रांट आ चुका है, इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, ठोस सबूत नहीं है दैट कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड। जरूरी नहीं है बच्चे कि आपके बैंक अकाउंट में अगर ग्रांट का पैसा आ गया है तो मैं बोलूं अरे सर पैसा आ गया तो अब कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाएंगी। नहीं भाई, अगर तुमको लग रहा है कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएंगी तो उस ग्रांट को आप अभी रिकॉर्ड मत करिए, जस्ट उसको एज एडवांस दिखा दीजिए कि हमारे को गवर्नमेंट से एडवांस है, पर ग्रांट मत दिखाइए। आई होप आपको क्लियर होगा। जस्ट एक बार समराइज दे दूं, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब कैश असिस्टेंस, काइंड असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, रिकॉग्नाइज कब करना है? if there are certainty that you will meet up all the condition and the amount of grant is will be received। ठीक है बच्चे। अब मैं आपके साथ मेन चीज पर आ रहा हूँ कि सर ये जो ग्रांट होता है ये किस लिए दिया जाता है? बेटे हो सकता है कि अगर मुझे कश्मीर में कोई फैक्ट्री खोलनी है और मैं घबरा रहा हूँ तो सरकार कहती है हम आपके साथ आते हैं ना, आप घबराइए मत। ठीक है, इस नेचर का हो सकता है। हो सकता है मैं जो काम कर रहा हूँ सरकार बोले तुम बहुत अच्छा काम करो, ये लो डे टू डे खर्चे के लिए पैसा ले लो, इसलिए हो सकता है।
हो सकता है कि मेरे को एक फिक्स्ड एसेट खरीदना बहुत महंगा है, सरकार कह रही है अरे हम हेल्प कर देते हैं आपको। हो सकता है मुझे लैंड परचेज करना है और गवर्नमेंट कह रही है अरे हम हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा पैसा हम दे देते हैं। तो बेसिकली देयर कैन बी वेरियस काइंड ऑफ ग्रांट्स, बट वो जैसे भी काइंड ऑफ ग्रांट हो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ले दे के दो लेवल पे ही ब्रेक होता है बच्चे। पहला, आप उस ग्रांट को इनकम दिखा दीजिए, दैट इज कॉल्ड इनकम अप्रोच, यानी कि शोइंग सच ग्रांट इन द पीएनएल, नॉट नेसेसरी इन 1 ईयर, 3-4 साल में, मतलब आज मेरे को ग्रांट मिल गया और मैं धीरे धीरे उसको पीएनएल में दिखा रहा हूँ। और दूसरा क्या हो गया बच्चे, कैपिटल अप्रोच। कैपिटल अप्रोच क्या होता है बच्चे, कि मैं उस ग्रांट को बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ, यानी कि बैंक टू ग्रांट, और वो ग्रांट किधर है जी, बैलेंस शीट में। सो कहने का मतलब ये है, देयर आर टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, और you can say there are two approaches. One is income approach showing the grant in income, and second capital approach showing the grant in balance sheet. तो आइए सर जी, अब इसके आगे बढ़ते हैं सर, टाइप्स ऑफ ग्रांट में। ग्रांट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बच्चे। ग्रांट की दो कैटेगरीज बनाई है मैंने, और फिर उसकी फर्दर बाइफरकेशन है। ग्रांट या तो मॉनिटरी ग्रांट होगा या फिर नॉन मॉनिटरी ग्रांट होता है। अरे सर ये नॉन मॉनिटरी क्या होता है बेटा, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है और कंपनी सीधा कह रही है ये लो 5 करोड़ का लैंड, ये लो 5 करोड़ की मशीनरी, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम मत खरीदो, तुम अपना एड्रेस बताओ हम भेज रहे हैं इसको। सो दैट इज नॉन मॉनिटरी, यानी कि काइंड में ही दे दिया गया सीधा। समझ रहे हो। तो नॉन मॉनिटरी ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये पहले ये समझते हैं। एग्जाम्पल, कि रिलायंस है और रिलायंस को सरकार ने क्या करा, 10 एकड़ लैंड फ्री में दे दिया बेटा, बोला आप यहाँ पे बिजनेस करिए, बस हमारी कुछ कंडीशंस है, वहां के लोगों की नौकरी लगनी चाहिए, आप इंडिया में ही आप उसको बेचेंगे, बाहर नहीं बेचेंगे, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन। तो नॉन मॉनिटरी क्या हो गया, कि भाई गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, बोल रही है यहाँ पे ये लैंड दिख रहा है ये तुम्हारा, जाओ ऐश करो। तो नॉन मॉनिटरी ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिलायंस कह रहे अरे वाह मेरे को तो लैंड मिल गया, मेरी जेब से पैसा भी नहीं गया, फ्री का, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, सर मेरी जेब से तो कुछ पैसे ही नहीं गया तो रिकॉर्ड ही मत करो, नहीं बेटे आपको इसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ग्रांट शुड बी शोन एट नॉमिनल वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल वैल्यू, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, लैंड और प्लांट मशीन गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ने रिलायंस को प्लांटर मशीनरी दे दी, लैंड दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्डिंग दे दी, तो क्या करें सर, जेब से पैसा तो गया नहीं, एंट्री नहीं बनती, बट बेटे छोटी सी एंट्री तो बना लो ना एक। क्या एंट्री बनेगी सर, लैंड अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, 10 रुपए में सिर्फ। और आप एक नीचे नोट्स टू अकाउंट से बता सकते हैं कि ये एक्चुअल में 10 रुपए का नहीं है, 10 करोड़ का लैंड है, पर हमें मिला ही 10 का है, तो हम क्या करें। ठीक है साहब। तो बेसिकली एक हो गया आपका नॉन मॉनिटरी ग्रांट। दूसरी कैटेगरी क्या है बच्चे, मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी ग्रांट में क्या होता है बच्चे, अलग अलग कैटेगरीज है, इसमें पैसे के लेवल पे सरकार आपकी मदद खरीदती है। तो सबसे पहला क्या है, इन रिलेशन टू फिक्स्ड असेट, वो भी डेप्रिशिएबल, in relation to non-depreciable fixed asset, then day-to-day expenses, and then in the nature of promoters contribution। आइए छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं। इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं। सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, सरकार कह रही है स्टार्ट करिए ना, कश्मीर में वहां की भी आबादी को नौकरी मिलनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं सर मुझे डर लगता है ब्लास्ट हो गया तो कोई बात नहीं ना, सरकार कहती है हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम भी 50% डालो हम भी 50% डालेंगे, तुम 70% डालो हम 30%, वॉट एवर भी। तो बेसिकली सरकार आपको जो पैसा दे रही है वो आपके साथ आ रही है धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो आपको पैसा दे देगी, बोलेगी देख भाई तेरे को इतना पैसा चाहिए ना, मैं देखो दे रही। सो दैट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और कंपनी उसमें जर्नल एंट्री क्या डालेगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली कंपनी को पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। दूसरी बात, अनदर टाइप ऑफ ग्रांट, गवर्नमेंट कह रही है तुम जो बिजनेस कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा खर्चा होता होगा, हम तुम्हें हर महीने 1 करोड़ देंगे डे टू डे एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए, टू मीट अप द डे टू डे एक्सपेंसेस। बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रॉ मटेरियल, जो लेना है लो, तुम्हारे को हम हेल्प कर रहे हैं कि तुम अपना डे टू डे खर्चा वो कर लो। तो आप मुझे बताइए, कंपनी की एंट्री डालेगी, हम कहेंगे हाँ हाँ लाओ लाओ पैसे लाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं इसको क्या कर दूंगा, ये मेरी इनकम हो गई टू पीएनएल। तो आप ये कह सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, यू हैव शोन दिस ग्रांट इन योर पीएनएल
और आप इसको कौन सी कैटेगरी में दिखा देते हैं, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम, क्योंकि आपको आज के टाइम पे फॉर्मेट पता है, ट्रेडिंग पीएनएल का वैसा फॉर्मेट नहीं चलता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है जिसके अंदर एक सेल्स होता है, एक अदर इनकम होता है, आपको अदर इनकम में इसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा तरीका सर इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, इस ग्रांट को जिस भी खर्चे के लिए मिला है तो वो खर्चे को रिड्यूस करके दिखा सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे सपोज करो मैंने सैलरी दी 30 करोड़ की, सैलरी टू कैश 30 करोड़, मुझे ग्रांट मिल गया 10 करोड़ का सैलरी के लिए, तो मैंने क्या करा, बैंक टू पीएनएल करा, ठीक है, तो कितने रुपए, 10 करोड़, पर मैं प्रेजेंटेशन लेवल पे पीएनएल में सैलरी दिखाऊंगा 30 करोड़ लेस 10 करोड़, तो नेट नेट सैलरी कितने की दिख जाएगी, 20 करोड़। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं आपको कि आप, प्रेजेंटेशन की बात है बेटा बस, जैसे जो भी आपका खर्चा है सैलरी का, मान लो 10 करोड़ का, और आपको जो भी ग्रांट मिला क्योंकि वो सैलरी को मीटअप करने के लिए मिला है, मान लो 2 करोड़ मिल गया, तो ये हो गया, और नेट नेट आपका खर्चा क्या हो गया, 8 करोड़। रादर देन आपने इसको अदर इनकम में दिखाया, आपने उस कंसर्न एक्सपेंस में से माइनस कर दिया। ओके, आइए अब इसके बाद आते हैं जी अब मैं आपके साथ आऊंगा यहाँ पर इन रिलेशन टू नॉन डिप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट। ये क्या होता है सर, देखो बेटे फिक्स्ड एसेट दो तरीके के होते हैं, या तो डिप्रिशिएबल या तो नॉन डिप्रिशिएबल। नॉन डिप्रिशिएबल में एकदम से आपके दिमाग में आता होगा लैंड, बिकॉज लैंड इज अ नॉन डिप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है तो उसको हम डिप्रिशिएट नहीं करते। तो बेसिकली सिचुएशन समझिए, सर जी मेरे को लैंड परचेज करना है, तो सरकार ने बोला कर लो, फिर मैंने कहा सर कुछ पैसे दे दो सर, ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ले लो ले लो। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे को जितना भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया बैंक अकाउंट डेबिट, ये ग्रांट रिसीव करने की एंट्री डाल रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपने लैंड परचेज करा, आपने एंट्री डाल दी लैंड अकाउंट टू बैंक, मान लो 100 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपए का आपको सरकार ने ग्रांट दे दिया, तो बैंक टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा ना बच्चे, समझ रहे हो, वी परचेज फॉर 100, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपको वापस मिल गए, बैंक टू कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको ये क्लियर है। सर कैपिटल रिजर्व बोले तो बेटे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, और सर क्या ये वहीं पड़ा रहेगा, हाँ बेटे वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन इसमें एक बात है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस अटैच्ड है, मान लो सरकार ने बोला हुआ आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना, और उसके लिए मेरा कुछ खर्चा हो रहा है, ठीक है, सो बेसिकली जिस भी पीरियड में वो खर्चा हो रहा है, तो मैं थोड़ी बहुत इनकम उस साल में दिखा सकता हूँ। वैसे तो मैंने सारा का सारा कैपिटलिज्म में डाल दिया, बट इन फ्यूचर इफ आई हैव टू इनकर सम एक्सपेंसेस, तो मैं इस ग्रांट का कुछ पैसा इनकम साइड पे दिखा सकता हूं। वो कैसे बोल रहे हैं, इफ सर्टेन एक्सपेंसेस आर टू बी इनकर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, तो सच ग्रांट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। तो थोड़ा बहुत आप इसको पीएनएल में दिखा सकते हैं, बिकॉज अगर इस ग्रांट को मिलने की वजह से मेरे कुछ खर्चे हो रहे हैं और मेरे पीएनएल पे हिट जा रहा है, तो मैं उसको ऑफसेट करने के लिए ग्रांट को भी पीएनएल में ले जाके थोड़ा सा ऑफसेट कर दूंगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। और बस बेटे लास्ट पॉइंट हमारा यही है कि सर अगर मुझे ग्रांट मिला इन रिलेशन टू डेप्रिशिएबल एसेट, अच्छा जी, सर डेप्रिशिएबल एसेट का क्या मतलब होता है, डिप्रिशिएबल एसेट पे जाने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक बार जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रांट या तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी था, नॉन मॉनेटरी आपको समझ आ गया था नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे आप, डे टू डे वाला जो है उसको पीएनएल में दिखा देंगे, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला बैंक टू कैपिटल रिजर्व, नॉन डिप्रिशिएबल वाला जैसे लैंड है तो बैंक टू कैपिटल रिजर्व। अब मैं देख रहा हूँ मॉनेटरी के अंदर ही डिप्रिशिएबल, जैसे सपोज करो वी आर प्लानिंग टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट होती है, बट वो इतनी महंगी है कि मेरे बस की नहीं हो रही। मैं गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने बोला टेंशन क्यों लेता है, हम देंगे ना थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत, सारा नहीं दे रहे, थोड़ा बहुत पैसा देंगे, ठीक है जी, जितना दे दो मालिक अच्छी बात है, मना थोड़ा ना करूंगा। तो मुद्दे की बात यह है कि इसकी अकाउंटिंग दो ऑल्टरनेटिव पे होगी। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट आपको दे रही है ये ले, लिटिल लिटिल पैसा ले ले ग्रांट का, तो मैं क्या कर दूंगा बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं जितना भी पैसा मिला उस अमाउंट से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम कर दूंगा। सर ये समझ नहीं आई बेटे, अभी के लिए 2 मिनट देख लो, नीचे एग्जांपल से समझ सब समझ आएगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव, मेरे को पैसा मिला,
सर क्या अब आप फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करोगे? नहीं बेटे, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट। सर इससे क्या मतलब निकल रहा है, आइए नीचे एग्जाम्पल देखेंगे और बात को पूरा समझेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं, सर जी एक फिक्स्ड एसेट है 1,000 रुपए का, बहुत अच्छी बात है, 1/4/2001 को आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा। क्या करें फिर सर, नाचे बेटे, एंट्री डाल दो ना। जब आप एक फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो आप क्या एंट्री डालते हो, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। ठीक है जी। अब क्या हुआ सर, आपको ना ग्रांट मिला 300 रुपए का। सर बाकी बातें तो सैल्वेज वैल्यू, यानी कि जब इसकी लाइफ खत्म होगी तो ये 200 का बिक जाएगा। इसकी लाइफ है 5 साल, यानी कि ये जो भी मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, अगर मैं आपको छोटी सी बात बोलूं इसके यहीं पे ही बना के 1/4/2001 है ना बच्चे, तो मैंने कितने का फिक्स्ड एसेट खरीदा है, 1,000 का। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004, 2005 और 2006। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो इसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है बच्चे, 200 रुपए। तो आइए मैं आपसे सबसे पहले इस पॉइंट पे आके बात कर रहा हूँ। हम अभी फर्स्ट ईयर में है बच्चे, ठीक है। तो मैंने जब परचेज करा तो मैंने फिक्स्ड एसेट टू बैंक डाला, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको फर्स्ट एंट्री समझ आ गई होगी। फिर इसी दिन मेरे को पैसा मिल गया। मैंने सरकार को बोला, सरकार 1,000 रुपए का एसेट है, कुछ तो हेल्प कर दो। सरकार ने बोला हाँ हाँ ये ले, 300 रुपये ले ले। मैंने कहा थैंक यू सरकार। तो बैंक में आ गए 300, और मैंने एसेट की कॉस्ट कम कर दी, क्योंकि नेट नेट तो मेरे 700 ही गए ना भैया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, आई होप आपको भी एंट्री समझ आ रही होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, मैंने कहा ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं साल के एंड पे आ जाऊंगा तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। और मैं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूंगा बच्चे? सर बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, मेरा फिक्स्ड एसेट कितने का, 700 का। सर हमने 1,000 का, ओ बेटा 300 तो वापस आ गया ना, फिक्स्ड क्रेडिट हो गया। तो फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, 700। जिसमें से कितनी बचा के चलनी है बेटा, 200, दैट सैल्वेज वैल्यू। सो 500 आई हैव टू डेप्रिशिएट। और इसको मुझे कितने साल में डिप्रिशिएट करना है बेटे, 5 ईयर्स में। तो पर ईयर डिप्रिसिएशन क्या आ गई बच्चे, 100 रुपीज। और यही तो मैंने एंट्री डाली है, डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। आई होप आप बच्चों को क्लियर है। और यही डिप्रिसिएशन को मैंने कहाँ भेज दिया बच्चे, पीएनएल टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को पीएनएल भेज दिया था। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर वैसे तो डिप्रिसिएशन हमारी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट क्योंकि हमें ग्रांट मिला और क्योंकि ग्रांट ने एसेट की वैल्यू कम कर दी, इस वजह से डिप्रिसिएशन कम हो गई। तो क्या ले दे के मैं नहीं कह सकता, ग्रांट अल्टीमेटली पीएनएल में चला गया। ये जो ग्रांट है ये अल्टीमेटली कहाँ चला गया बेटा, पीएनएल में। कैसे? बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डिप्रिसिएशन, बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डिप्रिसिएशन। कहिए बच्चे, आई होप यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है सर, तो फर्स्ट ईयर अगर आपको क्लियर है, और एक चीज मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि बच्चे अल्टीमेटली ये जो ग्रांट है, क्या ये पीएनएल में ही नहीं गया? सर कैसे पीएनएल में गया? बेटा अल्टीमेटली ये जो 300 रुपए का ग्रांट है, मैं सारा अमाउंट नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि इस ग्रांट की वजह से डेप्रिसिएशन कम गई, तो ले दे के तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा ही आ गया ना? ठीक है, तो ये इनकम अप्रोच टाइप हुआ ना, समझ रहे हो, ये वाला इनकम अप्रोच हुआ, समझ रहे हो? अच्छा सर, ईयर टू में क्या होगा? बहुत ही सिंपल है बच्चे। ईयर टू में आप सोच के देखिए, आप जब ईयर टू में है तो आपको सिर्फ एंड वाले दिन की तो डालनी है, अब दोबारा एसेट थोड़ा ग्रांट थोड़ा मिल रहा है, तो अब आप क्या एंट्री डालेंगे दोबारा से? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, कितने रुपए? 100 रुपए जो फिक्स हो चुका था सर जी, और उसको पीएनएल में भेज देंगे। ईयर थ्री में क्या करोगे बच्चे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और पीएनएल में भेज दोगे 100 रुपए। ईयर फोर में डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, पीएनएल में भेज दोगे। ईयर फाइव में डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो आप देख रहे हैं ऐसे आपने 100 100 रुपए करके 5 साल तक आपने डिप्रिशिएट कर दिया 500 रुपीज को। आप एक चीज देखेंगे, मैंने 1000 का एसेट खरीदा था, 300 रुपए का ग्रांट था, 700 बच गया था, 500 रुपए डिप्रिशिएट कर दिया, तो 5 साल बाद 200 रुपए रह गया जो कि मैं बचा के चल रहा था। आई होप आपको पूरा का पूरा कनेक्टेड। गुड। एंड अगर अब मैं आपसे बात करूं सर ऑल्टरनेटिव नंबर टू भी बताओ ना, दिमाग सही चल रहा है अब? हाँ तो सुन लो ना बेटे, ये जो 300 रुपए तुम्हें मिले, अब की बार ये फिक्स्ड एसेट से कम नहीं हुए, बल्कि डेफर्ड ग्रांट में चले गए सर। सर मतलब छोड़ो ना, अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको दोनों में पहले समझ आया है, जो 300 रुपए का ग्रांट था इसने तो फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया, और ये वाला जो है इसने डेफर्ड ग्रांट को कम करा, यानी कि फिक्स्ड एसेट को कम नहीं करा, यानी कि फिक्स्ड एसेट मेरा वही बुलंद 1000 रुपए पे रहेगा। तो आइए जरा देखते हैं। और सर इस डेफर्ड ग्रांट का क्या करेंगे? अरे बेटे, जितनी एसेट की लाइफ है धीरे धीरे करके इसको पीएनएल में भेज दूंगा मैं। ये जो 300 रुपए है, आप मुझे बताइए एसेट की लाइफ क्या थी? 5 साल। तो मैं 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए करके इसको पीएनएल में भेज दूंगा 5 साल के अंदर। सर जी एक बार जरा प्रैक्टिकल बताओ, ये देखो बेटे सेम केस है, बस आपको क्या करना है, दोबारा से एक बार देखिएगा। जस्ट सेकेंड। हाँ जी, मैंने फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा था बच्चों? अब मैं सेकंड ऑल्टरनेटिव कर रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। ओके, तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक हमें क्लियर है सर। और मुझे जो ग्रांट मिला 300 का मिला, और अब मैंने एंट्री क्या डाली बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। पैसा आया, एसेट की वैल्यू कम नहीं करी, सेकंड ऑल्टरनेटिव है डेफर्ड ग्रांट। अच्छा सर, अब मैं डिप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? ओ बेटे, अब तुम्हारा एसेट 1000 का 1000 पे ही पड़ा है, सैलवेज वैल्यू 200 रुपए, तो 800 रुपए डिप्रिशिएट करना है 5 साल में, तो डिप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 160। वहीं काउंटर यहाँ पे कितना आया था? 100 रुपए, क्योंकि ग्रांट की वैल्यू कम हो रही थी। और रही बात वो डेफर्ड ग्रांट की, उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसमें से बेटे 60 रुपए को पीएनएल में भेज दो ना। 60 कैसे आया सर जी? 300 रुपए का बैलेंस है, लाइफ ऑफ द एसेट 5 ईयर है, 300 डिवाइड बाई 5 60, तो डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल। तो ले दे के आप देखेंगे आपने पीएनएल में एक तो 160 का हिट दिया, हिट खर्चा, और 60 की इनकम दिखाई डेफर्ड ग्रांट की, और नेट नेट तो 100 रुपए का खर्चा दिखाया ना जो वहां भी हो रहा था। नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर? बेटे कुछ भी नहीं होगा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 160 160, वेरी सिंपल, और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। और रही बात डेफर्ड ग्रांट की, भेज देंगे जी इसको पीएनएल में। अच्छा सर, थर्ड ईयर में क्या होगा? सेम बेटे सेम, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 160 160, और डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल 60 60। ईयर फोर में सेम बेटे सेम, ईयर फाइव में सेम बेटे सेम। आई होप आपको ये बात एकदम क्लियर है। और जब 5 साल की डिप्रिसिएशन ऑल्टरनेटिव टू में भी डल जाएगी, तो सैलवेज वैल्यू तुम्हारी 200 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 1000 का एसेट था, 160 160 160 160 160, 5 बार हुआ, 800 रुपए बनता है, 200 रुपए वैल्यू रह गई। रही बात डेफर्ड ग्रांट की, खत्म हो गया, कहाँ है डेफर्ड ग्रांट? गायब हो गया बेटे, क्योंकि 300 रुपए था, 60 60 रुपए करके सारा खत्म कर दिया आपने। आई होप आपको सारी बात समझ आ रही है। और अगर आपको ये बात समझ आ रही है, तो लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, और इससे ऊपर कोई बात नहीं है जी, एंड दैट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ने आपको किसी भी कारण ग्रांट दिया हो, डे टू डे एक्सपेंस हो, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो, नॉन मॉनिटरी ग्रांट हो, डेप्रिशिएबल रिलेटेड हो, नॉन डेप्रिशिएबल रिलेटेड हो,
अगर आपने कंडीशंस में कोई भी गड़बड़ करी तो आपका ग्रांट वापस हो जाएगा भैया। यू हैव टू रिफंड द ग्रांट। सर हम ना करें तो ऐसे नहीं होता बेटे, कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं, गवर्नमेंट कोई मजाक थोड़ा ना कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर बैठी होती है। तो आइए रिफंड का क्या ट्रीटमेंट होगा जरा देखते हैं। अगर इन द नेचर्स ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, वैसे तो इसमें लिखा होता है जनरली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी टेकन बैक, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर ये रिफंड हो जाए। ऐसे क्वेश्चन है बेटा मॉड्यूल में कि अगर जब आपको रिफंड आया था आपने क्या डाला था, बैंक टू कैपिटल रिजर्व, अब वापस कर दोगे तो क्या एंट्री डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। पैसा आया था तो बैंक टू कैपिटल रिजर्व, चला गया तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक। वहीं जो इनकम अप्रोच है, बैंक टू पीएनएल, पैसा आया था इनकम दिखा दिया था, आज वो पैसा वापस चला गया तो पीएनएल टू बैंक। मान लो मुझे 100 रुपए मिले तो बैंक टू पीएनएल, मैंने 100 रुपए वापस कर दिए अगले साल क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला चल भाई वापस कर दे, तेरे बस की नहीं है, तो पीएनएल टू बैंक। ओके। नॉन डेप्रिशिएबल, मैंने एंट्री क्या डाली थी रिसीव करने की, बैंक टू कैपिटल रिजर्व, और अब क्या कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। ले दे के बाद दोबारा से आ गई डेप्रिशिएबल के अंदर क्या होगा। तो बेटे आप एक बात बताओ, जब आपको ग्रांट मिला था ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में, तो बैंक टू फिक्स्ड एसेट, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, और अब जब आप वापस कर दोगे तो आप क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। ध्यान से, जब मुझे ग्रांट मिला तो बैंक टू फिक्स्ड एसेट, और जब मैं वापस करूंगा तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक, जिसकी वजह से मेरी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और फ्यूचर की डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गई मेरी इंटेंशन। तो मैंने यहाँ रिफंड की एंट्री डाली हुई है फिक्स्ड एसेट टू बैंक। रही बात डेफर्ड ग्रांट की, बैंक टू डेफर्ड ग्रांट, अब जब वापस करूंगा तो टू बैंक तो होगा ही होगा, वापस करूंगा तो टू बैंक तो होगा ही होगा। लेकिन आप मुझे बताइए डेफर्ड ग्रांट तो खत्म भी हो गया होगा ना बेटा, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट में तो धीरे धीरे पीएनएल में जाता जा रहा है, तो क्या डेफर्ड ग्रांट पूरा का पूरा है, नहीं। तो जितना भी बैलेंस बचा हुआ है, जैसे सपोज करो मैंने 300 वापस करा और मेरे डेफर्ड ग्रांट में ना 100 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है, तो मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा सर वो जो 200 खत्म हो गया वो कहाँ गया, वो तो मैंने पीएनएल में भेजा ना, तो इसलिए मैं पीएनएल को क्या कर दूंगा बच्चे, डेबिट कर दूंगा। डेफर्ड ग्रांट जितना ही बचा है खत्म कर दो, बाकी पीएनएल में तुमने इनकम दिखा दी थी, डेबिट कर दो और टू बैंक कर दो। और अगर सर डेफर्ड ग्रांट पूरा खत्म हो गया था तो पीएनएल टू बैंक। आई होप आपको AS12 का एक एक प्रोविजन बहुत ही अच्छे से समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ही जल्द आएगी बच्चे, और मैं जस्ट इसके बाद ही अभी बना रहा हूं, और उसके अंदर हम सारे के सारे मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा जी। Thank you very much. All the best.